गुण स्वभाव धर्म। गुण अपने स्वरूप में सम विषम मध्यस्थ क्रिया और प्रवृत्तियां हैं। इनके फल परिणाम के आधार पर यह आंकलित होता है। सृजनकारी संयोजन क्रियाकलाप सम प्रवृत्ति के नाम से इंगित कराया गया है। विभव कार्य के विपरीत विघटन विध्वंसकारी क्रियाकलाप और प्रवृत्ति को विषम कहा गया है। जिस योग संयोग विधि से जितनी भी रचनाएं बनती हैं, उसको बनाए रखने में किया गया प्रवृत्ति और कार्यों को मध्यस्थ नाम दिया गया है। हर क्रिया स्थिति व गति स्वरूप को प्रकट करता ही है। हर क्रिया के मूल में प्रवृत्तियां होना स्वाभाविक है। हर प्रवर्तन हर इकाई में परस्पर पहचानने के आधार पर गतिशील है और प्रकट है। इसको हर अवस्था में हर पद में हर यथा स्थिति में पहचाना जा सकता है। हर इकाई में पहचानने की प्रवृत्ति है। पहचानने और निर्वाह करने के आधार पर प्रवर्तन विकास क्रम विकास जागृति क्रम जानने के आधार पर जागृति घटित होना पाया जाता है। इसी आधार पर हर इकाई का निश्चित आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होता है। प्रवर्तन के आधार पर ही आवश्यकता स्पष्ट होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आवश्यक प्रवर्तन आवश्यक पहचानना इस क्रम में परस्पर पहचान होता है। सहित व्यवस्था क्रम में ही पहचान है। एक दूसरे के इस प्रकार पहचान के क्रम में रहस्य से मुक्त होना पाया जाता है। इन इकाइयों के संबंध में अज्ञात नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। अध्ययन काल में इस मुद्दे पर शंका कर सकते हैं कि प्रत्येक एक एक को कहाँ तक परीक्षण किया जाए। जैसे समुद्री जल को कब तक एक एक बूंद को परीक्षण करते रहें, कब तक एक एक परमाणु को परीक्षण करते रहें, इसी प्रकार कब तक प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था की एक एक इकाई का परीक्षण करते रहें। एक क्या इस ढंग से कोई पार भी पाएगा? इसके उत्तर में इन तथ्यों को इस प्रकार समझा चुके हैं कि हर यथा स्थिति अवस्था और पद सोपानवत एक से एक जुड़ी हुई है। जैसे पदार्थावस्था विकास क्रम में अनेक यथा स्थितियों से होते हुए रूप गुण स्वभाव धर्म को व्याख्यायित करने छोटे से छोटे बड़े से बड़े भौतिक वस्तु के लिए व्यवस्था संपन्न हो गया है। यथा आकार आयतन घन से रूप सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण संगठन विघटन के रूप में स्वभाव और अस्तित्व रूप में धर्म को समझा चुके हैं। इससे पता चलता है सिंधु के एक बिंदु को परीक्षण करने मात्र से संपूर्ण सिंधु के पानी को हम समझ चुके होते हैं। अध्ययन विधि इसी प्रकार सार्थक हो पाता है। उक्त प्रकार से प्राणावस्था का भी अध्ययन यथा आकार आयतन घन के से रूप सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण सारक मारक के रूप में स्वभाव और अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म होना समझा चुके हैं। इसके आगे जीवावस्था में जीवन और शरीर संयुक्त रूप होते हुए कुछ जीवों में यह प्रमाणित होता है। इसके स्पष्टीकरण में सप्त धातुओं से रचित शरीर समृद्ध मेधस्तंत्र और मानव के निर्देश संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता संपन्न जीवों में जीवन का होना प्रमाणित होता है। ऐसे जीवों में जीवन में भी आकार आयतन घन होता है, शरीर में भी होता है। जीवन अति सूक्ष्मतम क्यों न हो, जीव में भी गुण सम विषम मध्यस्थ प्रभावित रहता ही है। मानव में जीवन प्रधान रहता है, इसलिए शरीर का सम विषम मध्यस्थ गुण गौड़ हो जाता है। जीव में स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में होता है। क्रूरता शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में स्पष्ट हो पाता है। जीने की आशा धर्म भी संयुक्त रूप में स्पष्ट होता है। संपूर्ण जीव वंशानुसंगीय विधि से व्याख्यायित है। इसी प्रकार आगे मानव का भी सम विषम मध्यस्थ गुणों का स्पष्टीकरण हो पाता है। मानव में भी गुण सर्वाधिक मध्यस्थ के पक्ष में है, जो स्वयं के वैभव के रूप में व्यक्त होता है। मानव जब तक भ्रमित रहता है तब तक स्व का होना सर्वोपरि,
अन्न को गौण मानता है। इसी प्रवृत्ति का प्रकटन द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध के रूप में सुदूर विगत से भी स्पष्ट होता आया है। इसमें भी स्ववैभव की ही स्वीकृति रहती है। स्ववैभव को शुभ माना रहता है। जागृति पूर्वक सर्व शुभ के साथ ही स्ववैभव के होने के तथ्य को समझ पाता है, भ्रमवश इससे अनभिज्ञ रहता है। जब इसमें निष्ठा हो जाती है, जागृत हो जाता है, तब विषम गुणों से मुक्त हो जाता है। जब तक विषम गुणों से मुक्त नहीं होता, तब तक कुंठा, निराशा, प्रताड़ना प्रभावशील रहता है। इसी को मानव परंपरा में दुख कहते हैं। जागृत मानव का गुण सदा सदा मध्यस्थ होना पाया जाता है। इसका सार्वभौम स्वरूप जागृत परंपरा को बनाए रखना, सार्वभौम व्यवस्था को बनाए रखना, अध्ययन पूर्वक अखंड समाज सूत्र को प्रमाणित किए रखना है। यह परिवार में न्याय को प्रमाणित किए रहने के रूप में प्रकट होता है। इन सभी तथ्यों को अध्ययन करने में संपूर्ण मानव के लिए शुभ समाधान, सत्य का सुस्पष्ट नजरिया प्रमाणित होता है। इसी की आवश्यकता है। इसी परंपरा विधि से संपूर्ण अध्ययन समझ में आता है। मानवीय गुणों से ही मानव की मौलिकता परस्पर समझ में आती ही है। इसी प्रकार हर अवस्था, हर पद में विद्यमान इकाइयों का उन गुणों, उनके गुण, स्वभाव, धर्म रूप के साथ अभिव्यक्त रूप में प्रमाणित होती रहती है। इनमें से मानव के अतिरिक्त सभी अवस्था और पदों में हर इकाई अपने में त्वासहित व्यवस्था के रूप में है ही। मानव भी इकाई होने के कारण संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनशीलता में नियंत्रण प्रमाणित होने के पर्यंत जागृत होने की आवश्यकता है। मानव का तात्पर्य ही है सहअस्तित्व में संपूर्ण पद अवस्था में स्थित जड़ चैतन्य प्रकृति को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इस विधि से मानव में अखंडता, सार्वभौमता, जीवों में सामुदायिकता, वनस्पति में जातीयता, प्रजातीयता और पदार्थावस्था में विकास क्रमगत अंशों के संख्या भेद से अनेक यथा स्थितियाँ पूर्वक प्रमाणित होना पाया जाता है। अस्तित्व में विविधता होते हुए भी राशि विधि उन अवस्था और पद भेद से मानव कुल पहचानने की व्यवस्था सहस्तित्व सूत्र व्याख्या से अध्ययन गम्य है। बल, शक्ति, स्थिति, गति। हम मानव विगत से बल और शक्ति के बारे में बहुत सारे अनुमान लगाते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान युग के आने के बाद शक्ति के बारे में और निष्कर्ष निकालने का प्रयोग किया गया। अभी तक पूर्ण निष्कर्ष विज्ञान विधा से निकला ही नहीं। मानवता के लिए कुछ निकला नहीं, यह विचारणीय बिंदु है। इस संदर्भ में विज्ञान विधा से दबाव को बल के रूप में और गति, तरंग और प्रवाह को शक्ति के रूप में पहचानने की कोशिश हुई है। इसमें बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। विद्युत तरंग और चुंबकीय बल के रूप में, उसी प्रकार शब्द तरंग और दबाव के रूप में, प्रवाह में होने वाले तरंग और दबाव के रूप में इन विविध प्रकारों से अध्ययन कराने की कोशिश की गई। इन सब में यह पाया गया कि इन सब में मध्यस्थीकरण होने के तथ्य को नकारा गया है। ये सब अध्ययन आवेशित गति पर ही आधारित है। स्वभाव गति में होने पर बल और शक्ति कहाँ चले जाते हैं, यह प्रश्न तो आता ही है। इस मुद्दे पर मध्यस्थ दर्शन के नज़रिए से यह पता चलता है कि स्थिति में बल, गति में शक्ति प्रकट होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, दूसरे पर प्रभाव प्रमाणित करने के क्रम में यांत्रिक प्रक्रिया रूपी शक्ति का परिचय, पहचान होता है। स्थितियां होने के आधार पर पहचानने में आता है। इस तथ्य को अथवा सिद्धांत को परीक्षण करने की बहुविधाएं मानव के सम्मुख समीचीन हैं। समीचीनता का तात्पर्य पास में होने से, उपलब्ध होने से है। जैसे एक पत्थर, उसको हम उठाने जाते हैं, उठाते हैं, तब पत्थर एवं हमारे संयोग का जैसा भी बोध होता है, जैसा भी समझ में आता है, उसको भार कहते हैं। ये भार अपने आप से धरती के साथ सहस्तित्व सूत्र प्रमाणित करने के अर्थ में पाया जाता है। यही चीज़, इस प्रकार के भार का अनुभव हर मानव में होने की स्थिति स्पष्ट है। जैसा एक खाली घड़ा, उसमें पानी भर दिया अथवा मिट्टी भर दिया अथवा आलू या अनाज भर दिया, तब उसको उठावें।
उठाने पर जैसा लगता है उसको भार कहा। हर मानव अपने में मनाकार को साकार करने वाला होने के आधार पर, कल्पनाशील कर्म स्वतंत्रता होने के आधार पर भार को कैसे नापा या तौला जाए, इसको सोचा और इसका उत्तर पा गया। तौलने की विधि तय कर लिया, मापने की विधि तय कर लिया, उससे बड़ा ट्रक और रेल आदि के वजन को भी तौलने नापने योग्य यंत्र बना लिया। हर दिन इसको हर व्यक्ति देखता ही है। पूरा भार धरती के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में होने वाला विन्यास है। सिद्धांत है इस ढंग से भार सहस्तित्व से अनुप्राणित होना पाया जाता है। हर इकाई स्थिति में बल संपन्न गति में शक्ति को प्रमाणित प्रकाशित करते हैं। इस क्रम में यह समझ में आता है कि हर वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में अपने अपने व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जैसे एक परमाणु में एक से अधिक परमाणु अंश निश्चित दूरी में रहते हुए त्वासहित व्यवस्था को आचरण के रूप में प्रकट करते हैं, जिसका दृष्टा मानव है। ऐसी निश्चित अच्छी दूरी के बीच में अगर दूरी बढ़ती है, तब परमाणु में मध्यांश के रूप में कार्य करता हुआ मध्यस्थ क्रिया अपना बल प्रयोग करता है और अंशों पास बुला लेता है। अगर परमाणु अंश मध्य में क्रियारत मध्यांश के पास आने लगता है, तभी भी मध्यांश अपना बल लगाकर अंश को अच्छी दूरी में निश्चित कर लेता है। यह परमाणु में होने वाली नियंत्रण क्रिया है। इन्हीं क्रियावश परस्पर दूरी पर नियंत्रण बना रहता है। परमाणु अणु के रूप में जब होते हैं, मध्यांशों के आधार पर ही परस्पर आकर्षण बल चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर प्रवर्तित होता है। फलतः एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर अणुबंधन सहित अणु कहलाते हैं। ऐसे अणुओं का भार संपन्न रहना स्वाभाविक है। इसी भार के कारण एक अणु के दूसरे अणु के साथ निश्चित अच्छी दूरी में रहते हुए जुड़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों से परमाणु अणुओं से रचित बड़े बड़े पदार्थ पिंड मानव के सम्मुख प्रस्तुत हैं। जैसे यह धरती, इस धरती के साथ धरती से जुड़ी हुई सभी वस्तु धरती के वातावरण तक ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, बिरल बिरल के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। इसके लिए जो विन्यास धरती और धरती के अंगभूत वस्तुएं करते हैं, उन्हें ऊपर से गिरना, दौड़ना, उड़ना आदि नाम देते हैं। ऊपर से वही सब चीज़ें नीचे गिरती हैं जो ठोस और तरल के रूप में रहती हैं। तरल वस्तु के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करने की कातुरता में जो विन्यास करता है, उसे वर्षा अथवा प्रवाह कहते हैं। इसी प्रकार से जो ठोस वस्तु ऊपर से गिरती है, वह धरती के साथ होने वाला विन्यास है, जो उस वस्तु का धरती के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करने के प्रभाव में होता है। इसी विन्यास को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। वास्तव में यह ठोस वस्तु के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करने का विन्यास ही है। यही सम्मानजनक स्वीकृति है। गुरुत्वाकर्षण में छोटे बड़े की परिकल्पना दौड़ती है। सहस्तित्व रूप में यह देखा गया है कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। इसमें छोटा बड़ा होता ही नहीं है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्रत्येक एक अपने त्वा सहित व्यवस्था है। ये दोनों सिद्धांत स्वभाव, गति और निश्चित आचरण के योग फल में संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में प्रत्येक वस्तु इस धरती का अंगभूत होने के फलस्वरूप धरती के साथ सहस्तित्व को निभाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का विन्यास इस धरती के वातावरण तक मर्यादित रहना पाया जाता है। यह धरती भी अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। संपूर्णता में मर्यादित का तात्पर्य संपूर्णता में समाहित जितने भी अंग अवयव हैं, वे सब संपूर्ण के साथ मर्यादित रहना पाया जाता है। मर्यादित का तात्पर्य निश्चित विन्यास से निश्चित आशय को प्रमाणित करने से है। ऐसे निश्चित आशय ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, बिरल बिरल के साथ सहस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सहस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में जो कुछ भी क्रिया होता है, उसे हम विन्यास कहते हैं।
इसका फलन सह अस्तित्व का प्रमाण ही है। इस विधि से सह अस्तित्व ही अस्तित्व को होने का समझ पूरा होता है। सापेक्षता में छोटे बड़े का बोध होता है। संपूर्णता ओझिल हो जाता है। संपूर्णता में ही प्रत्येक एक का सम्मान हो पाता है, मूल्यांकन हो पाता है। ऐसा मूल्यांकन और सम्मान प्रतिष्ठा की पहचान करने वाला मानव ही है। मानव जब संपूर्णता के साथ सहअस्तित्व में प्रत्येक एक को प्रमाणित करता है, ऐसी स्थिति में मानव अपने स्वयं के संपूर्णता की ओर ध्यान देना स्वाभाविक होना पाया जाता है। इसके विपरीत सापेक्ष विधि से छोटे बड़े की ओर ध्यान जाता है। स्वयं को बड़ा मानना एक आवश्यकता हो जाता है। उसे बरकरार रखने के लिए अन्य को छोटा बनाए रखना भी एक आवश्यकता बन जाती है। इस क्रम में द्रोह, विद्रोह, शोषण, भूखमरी, तोपमारी सारे काम संपन्न होते हैं। जिसके प्रति जब संवाद होता है तब उसकी अनौचित्यता को स्वीकार करते हैं। इस ढंग से मानव अंतर्विरोधी हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति को हम न घर की न घाट की भाषा से संबोधित करते हैं। इसी से अनिश्चयतावाद तैयार होता है। फलतः मानव संपूर्ण प्रकार की कुंठा अथवा आवेश का शिकार हो जाता है, स्वभाव गति से दूर हो जाता है। फलस्वरूप असामाजिकता, अव्यवस्था हाथ आती है। अव्यवस्था रूपी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। यह पूर्णतया मानव कुल के लिए अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसीलिए इसके विकल्प में स्वभाव गति, स्थिति, निश्चयता के साथ निश्चित योजना सहित आशावादिता एवं प्रमाण संपन्न होना आवश्यक हो गया। यह सहअस्तित्व विधि से सर्वमानव के लिए समीचीन है। मुख्य मुद्दा सहअस्तित्व प्रमाणित होना ही सूत्र है। हर कार्य, विन्यास, प्रवृत्ति, प्रयास, क्रिया, व्यवहार, फल, परिणाम के साथ ही सहअस्तित्व मूल्यांकित होना स्वाभाविक है। मूल्यांकन करने वाला मानव ही है। सहअस्तित्ववादी अथवा सच्चाई विधि से मानव के प्रमाणित होने की दीर्घकाल से प्रतीक्षा रही है। यह प्रतीक्षा मानव में ही रही है। यह सार्थक होने के लिए सहअस्तित्ववादी क्रिया प्रणाली का अध्ययन मानवत्व सहित व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए पर्याप्त होना पाया गया। इसीलिए इसका उद्घाटन होना आवश्यक रहा। सहअस्तित्व ही परम सत्य है। स्थिति गति अपने स्वरूप में दबाव और प्रवाह का संयुक्त रूप है। कुछ मिसाल में दबाव रहते हुए प्रवाह नहीं होता है। जैसे धरती के ऊपर पत्थर, धरती के ऊपर तालाब में पानी, प्रवाह दिखाई नहीं पड़ता। धरती के ऊपर नदी में प्रवाह दिखाई पड़ती है। पानी के प्रवाह में दबाव सुस्पष्ट है, दबाव रहता ही है। पानी का प्रवाह ढाल की ओर, ढाल अंततोगत्वा समुद्र तक जुड़ना। इसलिए सभी नदी का पानी समुद्र तक पहुंचना स्वाभाविक विधि से अथवा नियति विधि से सुस्पष्ट हो चुका है। पानी का हर दबाव प्रवाह दूसरे प्रकार के प्रवाह दबाव में परिवर्तित हो सकता है। इसमें से दबाव ही परिवर्तन का प्रधान कारण है। जैसा पानी का वाष्प निश्चित दबाव के ऊपर निश्चित प्रकार के यंत्रों को संचालित करने योग्य हो जाता है, जिसके फलन में चुंबकीय विद्युत को पाया जाता है। इसमें से चुंबकीयता दबाव के रूप में विद्युत तरंग प्रवाह के रूप में होना स्पष्ट हो चुकी है। इससे यह पता लगता है कि कोई भी बल दूसरे प्रकार के बल और प्रवाह का कारक बन सकता है। इसी विधि से तौलीय वस्तु को उष्मित करते हुए अर्थात जलाते हुए कुछ यंत्रों को संचालित करना मानव परंपरा में सुलभ हो गया है। ऐसे यंत्रों से भी अनेक प्रकार के कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। जैसे धरती, पानी, हवा में चलने वाले यंत्रों के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे तेल दहन प्रक्रिया से विद्युत पैदा करने वाले यंत्रों को संचालित किया जाता है। फलतः विद्युत चुंबकीय प्रवाह और दबाव होता है। इसी प्रकार विकिरणीय द्रव्यों से भी ऊष्मा उद्गम प्रक्रिया पूर्वक विद्युत प्रसारी यंत्रों को भी संचालित किया जाना मानव ने अभ्यास किया है। इनके विसर्जन अर्थात खनिज, कोयला, तेल और विकिरणीय
द्रव्यों का विसर्जन अथवा अवशेष प्रदूषण का कारण बन बैठा है। इस मुद्दे पर पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसके विकल्प के संदर्भ में भी प्रस्ताव के रूप में पानी के प्रवाह बल की ओर ध्यानाकर्षण किया गया है। इसी के साथ हवा और समुद्री तरंग की ओर भी ध्यान जाना आवश्यक है। सूर्य उष्मा की ओर भी मानव का ध्यान जाना, चुंबकीय विद्युत धारा को प्राप्त करने के क्रम से उत्साहित होने की आवश्यकता है। तभी मानव का प्रदूषणकारी, नियति विरोधी, विकास विरोधी, जागृति विरोधी, मानव विरोधी, धरती के वातावरण विरोधी महाअपराध परंपरा से मुक्ति पाना संभव है। यह अस्तित्व विधि से स्थिति गति को जांचने पर पता लगता है। जांचने का मतलब परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक निश्चय करने से है कि सभी इकाइयों की स्थिति में बल, गति में शक्ति का प्रदर्शन, प्रकाशन किए रहते हैं। ऐसी स्थिति छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संपूर्ण इकाइयों में समान रूप में होना पाया जाता है। स्थिति गति संपन्न इकाई व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना पहले से स्पष्ट हो चुका है। स्थिति में बल संपन्नता का मतलब स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण, गति में शक्ति का मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मूलतः हर इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता होना ज्ञातव्य है। हर इकाई के मूल में परमाणु ही है। परमाणु ही भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया के रूप में कार्य करता हुआ सुस्पष्ट है। जीवन परमाणु अणुबंधन, भार बंधन से मुक्त तथा भ्रमवश आशा, विचार, इच्छा बंधन से युक्त रहते हैं। अन्य सभी परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हैं, ये सब अणुबंधन, भार बंधन से युक्त रहते हैं। ऐसे अणुबंधन, भार बंधन वश ही छोटी रचना बड़ी रचना के रूप में रचित होना पाया जाता है। सबसे छोटी रचना परमाणु ही है। परमाणु ही अणु और अणु रचित रचना के रूप में वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे वैभव का स्वरूप सहस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित रहता है। जैसा एक परमाणु में एक से अधिक अंश होना, एक अणु में एक से अधिक परमाणु होना, अणु रचना में एक से अधिक अणु होना, ये सब अपने आप में सहस्तित्व सूत्र से अनुप्राणित रहने वाले प्रमाण हैं। रचनाओं में भौतिक रचना, रासायनिक रचना ही होते हैं। इन रचनाओं में एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना सुस्पष्ट हो चुका है। इन सभी प्रजाति के अणु में स्थिति और गति दोनों की अभिव्यक्ति निरंतर वर्तमान है, कभी रुकने वाला नहीं है। सदा सदा से ये क्रियाकलाप और प्रकाशन वर्तमान ही है। इसलिए मानव इन सब का अध्ययन करने योग्य इकाई के रूप में प्रस्तुत है। इसीलिए स्वयं भी स्थिति में व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव को प्रमाणित करना है। तभी मनस्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। मनस्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव ही नहीं है। इसीलिए मनस्वस्थता मानव के लिए अत्यावश्यक अथवा परम आवश्यक उपलब्धि है। इसी क्रम में समझदारी के आधार पर मानव अपने में सर्वतोमुखी समाधान रूपी मनस्वस्थता के सूत्र में वैभवित होना स्वाभाविक है। ऐसा वैभव ही अर्थात समाधान संपन्नता ही समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को प्रमाणित करने में योग्य हो जाता है अथवा सफल हो जाता है। यही सफलता मानव परंपरा में से के लिए त्राण और प्राण के त्राण का मतलब स्थिति है, प्राण का मतलब गति है। गति में प्रेरणा होना, वातावरण में अथवा प्रभाव क्षेत्र में व्यवस्था प्रमाणित होना, स्थिति में स्वयं व्यवस्था ही वैभव का सार्थक स्वरूप है। ऐसे वैभव को बनाए रखने में मानव में आशावादी प्रवृत्ति है ही। इसी प्रकार परमाणु में स्थिति में बल, गति में शक्ति का अर्थात प्रभाव क्षेत्र संपन्न होना पाया जाता है। इस परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना ही परस्परता में अच्छी दूरी है। ऐसे प्रभावों से संपन्न हर इकाई परस्परता में अपने अपने मौलिकता को बनाए रखने में सफल है। इसी का नाम है नियंत्रण। परस्परता में अच्छी दूरी इस तरह से स्पष्ट हुई कि परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे, सुरक्षित रहे। यह प्रभाव क्षेत्र व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। स्थिति भी, आकार, आयतन, घन भी व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। ये आकार क्रिया सहित ही होना पाया जाता है।
हर परमाणु में क्रिया श्रम गति परिणाम के रूप में है। श्रम अपने में यथा स्थिति का वैभव, गति अपने में प्रभाव को फैलाने का वैभव, परिणाम भिन्न यथा स्थिति का वैभव होना पाया जाता है। इस प्रकार हर परिणाम मात्रात्मक व गुणात्मक श्रृंखला में सजा हुआ है। इसी में परिणाम ध्रुव दीर्घ परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। ये मुख्य रूप में यथा स्थितियों की स्थिरता अस्थिरता की गणना में स्पष्ट होती है। प्रत्येक यथा स्थितियाँ सहस्तित्व सूत्र से सूत्रित होने के आधार पर पूरकता और उपयोगिता पूरकता के अर्थ में सार्थक रहता है। इस प्रकार सभी वस्तु की सार्थकता समझ में आती है। एक अणु का भी ऐसा ही इतिहास है। एक अणु दूसरे अणु के साथ भी परमाणु का प्रभाव क्षेत्र संबंधी क्षेत्र नियंत्रण बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़कर पिंड रूप हो जाते हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहता है। ये सारे क्रियाकलाप पूरकता और उपयोगिता विधि से जागृति और उसकी निरंतरता तक में सार्थकता को प्रमाणित किए रहते हैं। सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप से, रासायनिक क्रियाकलाप को जीवों के क्रियाकलाप से और भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को मानव के क्रियाकलाप से अलग रखते हुए कोई कार्य व्यवहार संपन्न नहीं होता है, ना ही संपन्न किया जा सकता है। ये सब मानव के साथ अविभाज्य रूप में जुड़े ही रहते हैं। इनकी मर्यादाएं निभाते ही रहते हैं। इनके साथ मर्यादा निभाने के लिए मानव को जानकारी होने की आवश्यकता है। मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए उपयोगी होते हुए मानव मानवेतर प्रकृति के लिए पूरक होने से वंचित रहना ही संपूर्ण समस्याकारी प्रवृत्तियों का आधार रहा है। इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को सार्थक करने में हुई, उसका भी उपयोग सदुपयोग का रास्ता इसलिए अड़चन में पड़ गया कि मनःस्वस्थता का भाग अपने आप में उपेक्षित रहा। इसीलिए इस वर्तमान में मनःस्वस्थता का अति आवश्यक होना समझ में आता है। सहस्तित्व विधि से ही मनःस्वस्थता सर्वसुलभ होना पाया जाता है। यही सर्वशुभ की संभावना सुस्पष्ट है। मानव अपने में समाधान संपन्नता के उपरांत ही मनःस्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। समझ की परिपूर्णता ही मनःस्वस्थता का स्वरूप है। समझ सहस्तित्व सहज स्वीकृति है। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान स्वीकृति के रूप में है। स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में निहित है ही। स्थिति गति का वैभव धरती सौर व्यूह आकाश गंगा सभी आकाश गंगा में होना पाया जाता है। इसका प्रमाण यह है, परमाणु से लेकर धरती तक सभी अपने अपने स्थिति गति में प्रमाणित होने तक अध्ययन गम्य हो जाता है। यहाँ तक अध्ययन हर मानव के लिए सुलभ है। इसके अनंतर ऐसे ग्रहगोलों की स्थिति गति की स्वीकृति होती है। इसी प्रकार आकाश गंगा भी अनेक सौर व्यूहों का क्रियाकलाप होने के आधार पर स्थिति गति की स्वीकृति होती है। इसी के साथ व्यापक वस्तु की स्वीकृति रहती है। अतएव स्वीकृति की विशालता में से आप अपनी आवश्यकताओं को प्रमाणों के रूप में अध्ययन करना मानव की एक आवश्यकता है। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मानव की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। जानने मानने की विशालता व्यापक और अनंत के संबंध में स्वीकार चुके हैं। व्यापक और अनंत के बारे में जानने मानने के आधार पर किसी एक देशी अध्ययन से एक इकाई के अध्ययन से ऐसी सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति आश्वस्त होना स्पष्ट हो चुका है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र के एक बूंद पानी के परीक्षण से पूरे समुद्र का पानी कैसा है इसको हम स्वीकार लेते हैं, लेकिन जितना है उसको मापने कौन तैयार होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार नापते हैं। मानव की आवश्यकता भी सीमित है। नापने की क्रियाकलाप के परीक्षण से पता चलता है कि यह जोड़ना घटाना ही है। नापने में 1 2 3 ही लगता है, तौलने में भी इसी प्रकार घटाना भी बनता है। एक तरफ जोड़ते हैं, एक तरफ घटता भी है।
जोड़ने घटाने दोनों को मिलाने से यथास्थिति ही हाथ लगती है। जैसा है जितना है यही यथास्थिति है। ऐसी यथास्थिति ना ज़्यादा है ना कम है, ना घटता है ना बढ़ता है। इस स्थिति से अस्तित्व ना घटता ना बढ़ता है। इस विधि से हमारी परीक्षण करने की सीमाएं अपनी आवश्यकता पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाती है। जोड़ घटाने के क्रम में ऋण अनंत, धन अनंत रूपी अर्थ मानव स्वीकार चुका है। इस प्रकार से अस्तित्व में अनंत की कल्पना अथवा स्वीकृति कुछ हद तक संख्याकरण न कर पाने के रूप में मानव परंपरा में स्वीकृत हो चुकी है। अभी तक व्यापक वस्तु का बोध अप्रचलित है। व्यापक वस्तु का बोध होने के उपरांत अनंत वस्तुएं कैसे हैं, इसका उत्तर मिल गया। अतएव समझदारी रूपी अध्ययन व्यापक में अनंत अविभाज्य होने का अर्थ सर्वतोमुखी समाधान होने का आधार होना पाया गया। इसी क्रम में हर इकाई अपने स्थिति गति के साथ वर्तमान है। वर्तमान का तात्पर्य वर्तते रहना है। वर्तते रहने का तात्पर्य क्रियाशील रहना है। क्रियाशील रहने का तात्पर्य आचरण स्पष्ट रहना है। आचरण स्पष्ट रहने का तात्पर्य स्थिति में त्वा सहित व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी से है। यह धरती एक सौर व्यूह सूर्य के साथ जुड़े सभी ग्रहगोलों के समूह में भागीदारी करती हुई समझ में आती है। सभी ग्रहगोल अपने अपने स्थिति गति में अनवरत कार्यरत हैं। एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सभी एक दूसरे को पहचानते हुए निश्चित आचरण कर रहे हैं और सौर व्यूह की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति है ही गति भी है। इसी आधार पर धरती की स्थिति गति संबंधी अध्ययन भी हमारे समझ आना स्वाभाविक है। इसी क्रम में एक सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह के साथ निश्चित अच्छी दूरी में कार्य विन्यास करते हुए सौर व्यूह त्वा के वैभव को प्रकाशित करता है। ऐसे अनेकानेक सौर व्यूहों को अथवा ग्रह व्यूहों को आजकल वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा नाम दिया है। आकाश गंगा भी अनेक होना पाया जाता है। ये सभी परस्परता में अच्छी दूरी में रहते हुए बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदारी करते हैं। परावर्तन प्रत्यावर्तन, स्थिति गति बल शक्ति के मुद्दे पर छोटे से छोटे बड़े से बड़े इकाइयों के साथ वह भी सभी पद और अवस्था में स्पष्ट हो चुकी है। अब परावर्तन प्रत्यावर्तन संबंधी ज्ञान विचार निर्णय प्रमाण फल परिणाम ज्ञान का गवाही होने पर ध्यान देते हैं। गम्य स्थली के अर्थ में ही मानव सारे कार्यकलाप संपन्न करना चाहता है। जैसे मानव चलने लगता है उसकी गम्य स्थली उसके सामने होना आवश्यक है। गम्य स्थली ना हो चलना ही हो, ऐसे मानव को हम क्या कहेंगे। हर मानव सोच सकता है। इसी प्रकार एक चींटी भी, एक हाथी भी, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी जितने भी चलायमान हैं उनके गम्य स्थली उनके साथ जुड़ा ही रहता है। इसका प्रमाण यही है कि सभी चलकर कोई निश्चित जगह पर पहुँचते रहते हैं। जल में तैरने वाले मगरमच्छ भी तैरते हुए निश्चित निर्धारित जगह पर होते हैं। इस तरह से कुछ वस्तु धरती के हर स्थल पर होने वाले होते हैं, कुछ कहीं कहीं होने वाले होते हैं, कुछ अत्यल्प जगह में होने वाले होते हैं। जैसे हवा धरती के सभी ओर रहता है, सूर्य का प्रकाश एक ओर रहता है एक ओर नहीं रहता है। जैसे नदी दूर दूर तक बहती है, जैसे पहाड़ एक ही जगह में दिखाई पड़ता है, जैसा झाड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं, इसी धरती में मानव भी रहता है, पक्षी भी रहता है। कुछ वर्ष पहले मानव ऐसा सोचता था कि पक्षियाँ ही दूर दूर जाते हैं। वह बदल कर अब मानव भी पूरी धरती में घूमता है। घूमते हुए भी कोई न कोई जगह में स्थान में होता ही है। होना एक अवश्यंभावी रहता ही है। यह स्थिति गति के साथ जुड़ी हुई तथ्य हैं। स्थिति के बिना गति होती नहीं। यह सिद्धांत अथवा सकारात्मक स्थिति के साथ ही गति प्रमाणित होता है। मानव की स्थिति गति सुस्पष्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मानव का होना भी, स्थानांतरण होना भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया भी संपादित होती रहती है।
ऐसे परावर्तन प्रत्यावर्तन को हम पहचानवाने के रूप में, समझने के रूप में, सीखने के रूप में हम अपने में होना पाते हैं। इसमें से समझने समझाने का जो भाग है, इसी में परावर्तन प्रत्यावर्तन सुस्पष्ट होता है। प्रत्यावर्तन विधि से हम समझते हैं, समझाने की विधि से परावर्तित होते हैं। मानव के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वे कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से हैं। इन सब के मूल में परावर्तन के मूल में प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन के वैभव में परावर्तन क्रिया अनुस्यूत विधि से संपादित होती है। परावर्तन की सार्थकता तभी संतोषजनक हो पाई है जब समझने के लिए इच्छुक मानव हो। ऐसे मानव के साथ ही परावर्तन क्रिया अर्थात समझे हुए को समझाने की क्रिया सार्थक होता हुआ देखने को मिलता है। परावर्तन की सार्थकता में इतना सुनिश्चित होना आवश्यक है कि परावर्तन क्रम कार्य, व्यवहार, फल, प्रयोजन संगत हो। कार्य में उत्पादन का आधार, व्यवहार में न्याय का आधार, फलन में मानवाकांक्षा के आधार, प्रयोजन में जीवन लक्ष्य के आधार पर सार्थक होना पाया जाता है। इनकी अर्थात उत्पादन, न्याय, मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा सार्थक होने की स्वीकृति हर मानव में सहज है। यह मुद्दा पहले स्पष्ट हो चुका है। हर मानव का समझदार होना एक साधारण घटना है, सामान्य घटना है, सबसे वांछित घटना है। समझदार होने के फलन में ही अन्य सभी कड़ियाँ अपने आप जुड़ती हैं। समझदारी के साथ ही फल परिणाम तृप्ति का स्रोत बनना आवश्यक है। फल परिणाम मानवाकांक्षा सार्थक होने से है। समझदारी का प्रमाण भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। मानव का संपूर्ण कार्य व्यवहार की सार्थकता भी मानवाकांक्षा का सार्थक होना है। मानव की संपूर्ण व्यवस्था प्रक्रिया भी मानवाकांक्षा के सार्थक होने से है। मानवीय व्यवस्था, मानवीय शिक्षा, मानव के सोच विचार की सार्थकता यदि कुछ है तो वह केवल मानवाकांक्षा पूरा होने से है। इसमें मुख्य बात यही है, अर्थात यह सब कहने का मुख्य मुद्दा यही है कि मानवाकांक्षा पूरा होने से जीवनाकांक्षा पूरा होता ही है। परावर्तन में इस बात का जिक्र आ चुका है कि समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, इसके अलावा कोई चीज़ होता है तो वह है अनुमोदन। अनुमोदन भी इन तीन अर्थों में सार्थक होना पाया जाता है। इस ढंग से कृत, कारित, अनुमोदित विधि से मानव परावर्तित होता है। मानव परावर्तित होने से तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता ही मानव का मूल मौलिक स्वरूप है। यही परावर्तित होती है। परावर्तित होने का तात्पर्य ऊपर कहे गए कृतकारित अनुमोदित विधियों से प्रमाणित होने से ही है। ऐसे परावर्तन क्रम में ही अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में मानव का मूल्यांकन हो जाता है। अखंड समाज विधा में मानव आवश्यकता का ख्याति हो जाता है अथवा सूत्र व्यवस्था हो जाता है। तीसरी विधि से अर्थ व्याख्या हो जाता है। मानव आवश्यकता के अर्थ में, परिवार व्यवस्था में, सार्वभौम व्यवस्था में मानव की बात स्पष्ट हो चुकी है। मानव रूपी अर्थ इसी क्रम में प्रमाणित हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसी के लिए संपूर्ण ज्ञान, विवेक, विज्ञान सूत्र से व्याख्या तक पहुँचता है। इसमें से सहअस्तित्व रूपी बीज आकांक्षा के रूप में ज्ञान, विवेक, विज्ञान सूत्र के रूप में कार्य, व्यवहार और व्यवस्था व्याख्या के रूप में संपन्न होता हुआ दिखता है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। अतएव मानव सहज जागृत प्रवृत्ति सुस्पष्ट हो गया। इसे स्पष्ट करना ही प्रमाण के लिए जितने भी कार्य व्यवहार करेंगे ये सब परावर्तन है। परावर्तन के लक्ष्य पूर्ति प्रमाणित हो जाती है। आशय पूर्ति पूरी है। सर्व शुभ सुंदर समाधान पूर्ण अपेक्षा सार्थक हो जाती है। सुखी होना आशय है, मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीता हुआ प्रमाण है। अपेक्षा सार्वभौमता और अखंडता ही है। आशय, लक्ष्य, अपेक्षा अपने आप में पूरक विधि से सार्थक हो जाते हैं। लक्ष्य जब पूरा होता है, समाधान सुख रूप में, समाधान समृद्धि शांति के रूप में, समाधान समृद्धि अभय संतोष के रूप में और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व आनंद के रूप में अनुभव होता है।
इसी क्रम में सह अस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में ख्यात होना देखा गया है। इसे हर आदमी अपने अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। इसे जीने के उपरांत ही हम फल परिणाम को सत्यापित किए हैं। लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि। इसी क्रम में सह अस्तित्व में अनुभव, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन में स्वतंत्रता का अनुभव, हर गतिविधि में समाधान का अनुभव ही सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में ख्यात होना देखा गया है। इसे हर आदमी अपने अनुभव की कसौटी में जांच सकता है। इसे जीने के उपरांत ही हम फल परिणाम को सत्यापित किए हैं। लोक व्यापीकरण करने में ही संतुष्टि है। हर व्यक्ति अनुभवगामी विधि से अध्ययन, शोध, परीक्षण, निरीक्षण पूर्वक अनुभव और परावर्तन में अनुभव मूलक प्रणाली से मानवाकांक्षाओं को प्रमाणित करना हो जाता है। इस प्रकार अध्ययन, बोध, अनुभव मूलक विधि से अनुभव मूलक प्रणाली पूर्वक मानवाकांक्षा के अर्थ में जीना बन जाता है। यही अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अनुभव मूलक विधि से जीने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के क्रम में ही अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होना, क्रम से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में प्रमाण हो जाना हर जागृत व्यक्ति का पहचान हो पाता है। इतना ही नहीं, हर नर नारी जागृत होना चाहते ही हैं। इसलिए जागृत होने योग्य शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना ही एकमात्र उपाय है। मानवीय शिक्षा में मानव में से के लिए आवश्यकी सभी मुद्दे अध्ययन के लिए वस्तु है। इस ढंग से मानव परंपरा उत्तरोत्तर जागृत होने के रूप में परावर्तित रहता ही है। प्रत्यावर्तन में सुख, शांति, संतोष, आनंद से सराबोर रहता ही है। मानवाकांक्षा अपने आप में कार्य, व्यवहार, व्यवस्था विधि से प्रमाणित होता ही है। यही जीने का तात्पर्य है। अर्थात कार्य, लक्ष्य और प्रयोजन प्रमाण होना, उसकी निरंतरता बने रहना ही जीने का तात्पर्य है। मानव कुल में से ज्ञान, विज्ञान, विवेक प्रमाणित होता है। यही निर्विवाद सत्व का स्वरूप है। ऐसे सत्व परावर्तन में सार्थकता का आकलन और स्वीकृति के आधार पर ही सत्व में आकलन बना ही रहता है। निरंतर श्रेष्ठता की ओर हम अपने में से प्रमाणित होना बनता ही है। एक बार प्रमाणित होने के बाद प्रमाण विधि में श्रेष्ठता की श्रृंखला बन जाती है। यह प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता है। मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक पूंजी, प्रत्यावर्तन विधि से निरंतर प्रखर और वृद्धि होते ही जाता है। वृद्धि मतलब आज एक मुद्दे में प्रमाणित हुए, कल 2 मुद्दे में, परसों 3 मुद्दे में प्रमाणित होने की स्वीकृति समाहित होती जाती है। यह प्रत्यावर्तन क्रिया, बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है, अर्थात स्वीकृति रहने में है। यही पुनश्चा परावर्तन के लिए पूंजी बना रहता है। ऐसे अनुभव ही बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। फलस्वरूप परावर्तन में हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं। इस विधि से परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत होना प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट होता है। जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र और व्याख्या है। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है, हर परावर्तन अनुभव सूत्र की व्याख्या है। इस विधि से मानव के स्वरूप का प्रमाण प्रत्यावर्तन में ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में, परावर्तन में कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। यही जागृत परंपरा है। पीढ़ी से पीढ़ी इसको बनाए रखना हर मानव का कर्तव्य और दायित्व। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में काफ़ी अध्ययन संभव हो गया है। इसी क्रम में परंपरा में चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार एवं अनुस्यूत क्रिया है। परावर्तन विधि से अध्यापन, प्रत्यावर्तन विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। अध्यापन एक श्रुति अथवा भाषा होना सुस्पष्ट है। भाषा का अर्थ है अस्तित्व में वस्तु होना सुस्पष्ट हो चुकी है। भाषा के अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु बोध होना ही अध्ययन का मूल आशय है।
यही प्रत्यावर्तन क्रिया है सहस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित हो पाती है। इस विधि में अध्ययन कार्य अनुभवगामी पद्धति से होना स्पष्ट हुई। यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। इस विधि से परावर्तन अध्यापन क्रिया है। अर्थबोध होना और अनुभव होना अध्ययन का फलन है। अर्थबोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। अर्थबोध का अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि हर अर्थ का अस्तित्व में वस्तु बोध होता है। अनुभव महिमा की रोशनी से वंचित होकर अध्ययन में वस्तु बोध होता ही नहीं। अभी तक भी जितने वस्तु बोध हुई हैं ये सब अनुभव में ही प्रमाणित होकर अध्ययन के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मानव का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि मानव की संपूर्णता रासायनिक भौतिक सीमा में न होकर अथवा रासायनिक भौतिक वस्तुओं की महिमा शरीर तक ही सीमित रहने के आधार पर मानव का संपूर्ण अध्ययन होना संभव भौतिकवाद के अनुसार नहीं हुआ। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही विद्यमान है और परंपरा के रूप में वर्तमान है। परंपरा के लिए शरीर एक प्रधान आधार है। परंपरा का मतलब ही होता पीढ़ी से पीढ़ी अथवा वंश परंपरा ही रहा है। शरीर परंपरा रचना विरचना के आधार के रूप में ही सीमित है, जबकि मानव परंपरा में जीवन और शरीर संयुक्त वरीय स्थिति को प्रमाणित करता है, अर्थात शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। शरीर हो जीवन न हो ऐसी स्थिति में मानव होता नहीं है। इसलिए मानव संज्ञा में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप की ही स्वीकृति है। यह भी मानव की समझ में आ चुका है। शरीर ही जीवंत और निर्जीव होता है। निर्जीवता जीवन का वियोग ही है। जीवंतता ही जीवन और शरीर का सम्यक प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में मानव संतुष्टि और जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही है। मानव संतुष्टि के साथ जीवन संतुष्टि सार्थक होता ही है। इस तथ्य का अध्ययन पहले स्पष्ट हो चुकी है। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना मानव जीवन सार्थक होता ही है। इस तथ्य का अध्ययन पहले स्पष्ट हो चुकी है। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना मानव जीवन सार्थक होता हुआ प्रमाणित होता है। इसी क्रम में मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया। उसी का यहाँ स्पष्टीकरण और उल्लेख है। मानव का सहज विधि से जीवन तृप्ति का ध्यान इसलिए आवश्यक है कि जीवन बल शक्ति का नियोजन पूर्वक ही शरीर संरक्षण पोषण समाज गति स्पष्ट होती है। जीवन न होने की स्थिति में शरीर का संरक्षण पोषण नहीं हो पाता है। इसके विपरीत ऐसे शरीर को मृत शरीर घोषित किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि शरीर पोषण संरक्षण जीवंतता पूर्वक ही संपन्न होता है। इसलिए जितना हम जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं, जितना हम चाह पाते हैं उससे कम कर पाते हैं, जितना हम कर पाते हैं उससे कम भोग पाते हैं। परिणाम पता लगता है कि भोगने की जहाँ तक सीमा है वह शरीर ही है। शरीर के पोषण संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग पहचान लिया गया है और समाज गति के लिए उपयोगी वस्तुओं के क्रिया प्रक्रिया को भी पहचान लिया गया है। समाज गति के लिए प्रयुक्त होने वाले अथवा उपयोगी होने वाले दूर संचार यंत्रों उपकरणों को दूर संचार नाम दिया जाता है, जिसमें दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण समाहित हैं। जागृत मानव परंपरा में वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधियां निष्पन्न होती हैं और प्रमाणित होती हैं। उपयोगिता अर्थात वस्तु की उपयोगिता की सीमा परिवारगत आवश्यकता के रूप में स्पष्ट होती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव परंपरा में इसलिए संभव हो गया है कि जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, जितना भी उत्पादन करते हैं उतने को भोग नहीं पाते हैं।
इसलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन सूत्र स्पष्ट हो जाता है। यह आवश्यकता से अधिक उत्पादन इस विधि से सहज हो गया कि जीवन में अक्षय शक्ति और बल का होना, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में उत्पादन कार्य संपन्न होना, इसका उपयोग शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के रूप में नियोजित होना, जो सीमित रहना अर्थात जिसकी सीमाएं निर्धारित रहना होता है, यह स्वाभाविक है। यह अभी मानव परंपरा भ्रमित रहने की स्थिति में भी देखा गया है कि कम से कम लोग उत्पादन कार्य में लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करते रहते हैं। जागृति के पहले से ही आवश्यकता से अधिक उत्पादन मानव कुल में संपादित होने का प्रमाण स्पष्ट है। ऐसे होते हुए भी भटकने का कारण एक ही है। हमें पढ़ाई में यह बताया जाता है, आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित हैं, इसलिए संघर्ष पूर्वक ही हम अपने आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। इस नज़रिए से मानव का संग्रह सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देना, संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु ना मिलना, आवश्यकता को अनंत मान लिया, यही भटकाव और भ्रम का आधार है। इस चक्कर से हम तभी छूट पाएंगे जब यह स्पष्ट और प्रमाणित हो जाए कि हर परिवार की आवश्यकता सीमित है, आवश्यकता को पूरा करने की संभावना ज़्यादा है। जीवन शक्तियाँ अक्षय हैं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही उत्पादन होता है, शरीर की आवश्यकता सीमित है। इस नज़रिए से समृद्धि की ओर हमारा ध्यान जाता है। इसका स्रोत परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना ही है। उक्त विधि से परिवार की आवश्यकता निर्धारण परिवार में ही एक या एक से अधिक व्यक्ति परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का सामर्थ्य रखता है। समझदार परिवार होने के उपरांत एक ही परिवार में 2-4 व्यक्ति ऐसी उत्पादन क्षमता वाले हो जाते हैं। जब परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तब समझदार परिवार में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने का सौभाग्य उदय होता है। इससे यह परिवारजनों के लिए प्रसन्नता और विश्वास से संपन्न होना बन जाता है। परिवार के हर सदस्य अपने में विश्वास करने योग्य हो जाते हैं। स्वयं में विश्वास होने से ही श्रेष्ठता का सम्मान होना, समझदारी का प्रमाण होना, समझदारी संपन्नता के प्रमाण में व्यक्ति का व्यवहार में सामाजिक और व्यवहार में स्वावलंबी होने का प्रमाण अपने आप में उदय होता है। ऐसी उदयशीलता मानव के ज्ञानावस्था की इकाई होने का फलन है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व निरंतर है, इसलिए दर्शन ज्ञान निरंतर है। जीवन निरंतर है, इसलिए जीवन ज्ञान निरंतर है। मानवीय आवश्यकता निरंतर है, इसलिए मानवीय आवश्यकता ज्ञान निरंतर है। इन्हीं ज्ञान राशि के आधार पर विवेक संपन्न विज्ञान, विज्ञान संपन्न विवेक विधि से जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य प्रमाणित होने की विधि का निश्चयन करना ही संपूर्ण सहअस्तित्ववादी प्रबंध शास्त्र विचार और दर्शन है। यही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन है। इस क्रम में हर आयाम में दर्शन विचार शास्त्र ज्ञान से संपन्न होने की अनवरत संभावना बनी ही है। इसलिए मानव परंपरा का जागृत होना एक अवश्यंभावी स्थिति है। इसके लिए अस्तित्व सहज प्रेरणा ज्ञानावस्था के मानव में प्रमाणित है, नित्य प्रभावी है। इसलिए मानव सोचने समझने प्रमाणित होने में प्रयत्नशील हैं। इस क्रम में ही मानव का अभ्युदय प्रमाणित हो जाता है। मानव का अभ्युदय अपने स्वरूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संपूर्ण समाधान के रूप में ही प्रमाणित हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण समाधान है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान और विवेक सम्मत समाधान निर्णयों के रूप में निकलती है। यह अजस्र क्रिया है, अनवरत सदा सदा क्रिया है। यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि मानव समझ के आधार पर परावर्तन होने के क्रम में अनुभव प्रमाणों को प्रस्तुत करता है, जिसके फलन में जीवन आकांक्षा मानव आकांक्षा प्रमाणित होना स्पष्ट होता है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अनुभव मूलक विधि से समझे हुए को समझाने, सीखे हुए को सिखाने, किए हुए को कराने की विधियां अनुभव मूलक परावर्तन से सार्थक होती हैं। इसी क्रम में जो कुछ भी मानव का उत्पादन है वह उसका परिवार की सीमा में उपयोग, समाज के अर्थ में सदुपयोग और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजनशील होना इंगित हो चुका है।
यह भी इंगित हुआ है कि मानव की आवश्यकताएं शरीर पोषण संरक्षण समाज गति की सीमा में है। समाज गति अपने में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का संयुक्त गति है। अखंड समाज अपने में पहले से संतुष्ट हो चुका है, अपने में पहले से सुस्पष्ट हो चुका है। सभी परिवार समाधान समृद्धि संपन्नता के उपरांत वस्तुओं को कहाँ नियोजित करेंगे, यह प्रश्न समान रूप में उदय होता ही है। इसमें यह इस प्रकार से अनुभव किया गया है कि मानव परिवार में समाधान समृद्धि संपन्न होने के उपरांत उपकार प्रवृत्ति उदय होती है। समझदार परिवार का जनप्रतिनिधि ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करेगा। समाज गति के लिए जो कुछ भी वस्तुएं नियोजित होती हैं, ये सब समृद्ध परिवार से ही प्रदत्त रहता है। यहाँ तक हर हालत में अर्थात कितने भी जागृत होने के उपरांत भी नियोजन होता ही है। इस प्रकार समाज गति के साथ ही व्यवस्था को मानव प्रमाणित कर पाते हैं। व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ एक जनप्रतिनिधि किसी परिवार का ही रहेगा। उनके शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति के लिए जितनी भी वस्तुएं चाहिए वह समझदार समृद्ध परिवार द्वारा प्रदत्त रहेगा। इस प्रकार हर परिवार से समाज गति में भागीदारी योगदान और वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग प्रयोजन अपने आप में सुनिश्चित रहता है। इसी स्थिति गति में वैभवित जागृत मानव परंपरा के रूप में होना पाया जाता है। जागृत मानव सहज परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाकलाप विधा में कुछ मुद्दों पर अध्ययन करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रस्तुत किया गया। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रियाओं का मूल आशय हर मानव अर्थात हर नर नारी में स्वस्थ सुंदर सुखद सौभाग्य संपन्नता पूर्वक जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अर्थ में पहचाना गया है। परम सौभाग्य को हर मानव में जागृति समझ ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में पहचान होना एक सहज क्रिया है। सुखद स्थिति गति का प्रमाण समाधान समृद्धि पूर्वक परस्पर पहचान होना विश्वास होना पाया जाता है। सुखी होने का विश्वास भी समाधान समृद्धि के आधार पर हो पाता है। सुंदरता को हम जागृत मानव परंपरा में व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं। व्यक्तित्व अपने में समझदारी के अनुरूप किया जाने वाला आहार विहार व्यवहार ही है। व्यवहार सेवन से संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति सहित संबंधों का सेवन होता है। ऐसे सेवन में सेव्यता और सेवकीयता दोनों समाया रहता है। सेव्य सेवा विद्या में संपूर्ण संबंध प्रयोजनों के अर्थ में निर्वाह किया जाना बनता है। फलस्वरूप प्रयोजन का सेवन होता ही है। प्रयोजनों का मुख्य रूप जागृति व्यवस्था में मानव और आकांक्षा का प्रमाण ही है। इन प्रयोजनों के अर्थ में हर संबंध को पहचानना समझदारी की महिमा है। मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता से समझदारी ईमानदारी और भागीदारी पर्यंत जो अध्ययन प्रयोग और प्रमाण वैभव है केवल मानव में ही प्रमाणित है। यह सर्व मानव में से के लिए समान है, चाहे छोटा हो बड़ा हो दुर्बल हो पतला हो गोरा हो काला हो धरती के किसी भी अंगभूत देशों में हो काल में हो। सभी मानव में समझदारी की संभावना उपलब्धि संभावना समीचीनता समान है। उपलब्धि का प्रमाण यह मानव परंपरा में व्यवस्था पूर्वक स्पष्ट होने का संपूर्ण गौरवमयी ढांचा खांचा होना पाया जाता है। ऐसा ढांचा खांचा अथवा यह वैभव मानव का परावर्तन प्रत्यावर्तन विधि से प्रमाणित हो पाता है। इसका दूसरा कोई मापदंड व प्रक्रिया होता नहीं। समझदारी का परावर्तन प्रत्यावर्तन प्रयोजन के चलते मानव अपने में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सूत्र और व्याख्या परावर्तित प्रत्यावर्तित होना ही प्रमाण है। यही अध्ययन अध्यापन मूल्य मूल्यांकन समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व के रूप में प्रमाणित होना सर्वथा सुलभ व स्वीकृत है। यह प्रमाणित होना ही परावर्तन प्रत्यावर्तन का प्रयोजन है। यही मानव परंपरा का भी प्रयोजन है। यही नियति विधि से गम्य स्थलीय है। यही सर्वमानव की आवश्यकता है।